अस्सलामुअलैकुम। दुनिया बोल है में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ आज मौजूद हैं सहरिश ज़ुहैब। नाज़रीन, आज के दिन बड़ा एक अहम टॉपिक और बड़ा एक अहम मामला, और आज उसी से आगाज़ करते हैं कि इस्लाम में शहीद का क्या रुतबा है और क्या अज़मत है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान में बार बार इसका जिक्र किया गया। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह सूरह आले इमरान में आता है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हैं तुम उन्हें मुर्दा मत ख्याल करो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है और उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। शहीद का ये रुतबा और ये मकाम है। वज़ीरिस्तान में जिस तरह से हमारे नौजवानों ने पाक सरज़मीन और वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश किया और शहादत नोश की, ये जज्बा कुर्बानी और इसार ही है जो इस पाक वतन का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाता है। हम मीर अली में शहीद अपने जवानों और अफसरों को सलाम पेश करते हैं। इसी के साथ नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे नात रसूल मकबूल के साथ। नहीं, आज नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शामिल करेंगे, लेकिन आज जैसे मैंने कहा कि शहीद के आज रुतबे के हवाले से, मकाम के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारे प्रोग्राम में उलमाए कराम भी होते हैं, दीगर मेहमान भी बहुत से सोचे, लेकिन आज ये सबसे एक अहम टॉपिक रहा कि इस वतन ने लाखों कुर्बानियाँ दी हैं जब ये वतन बना, और इसकी फिर हिफाजत के लिए हमने मशरिक हो या मगरिब हो, पहाड़ हो, बर्फपोश या फिर समंदर हो, हर जगह पर हमारे फौजी जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत की है। और आज हम इन्हीं जवानों को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, और दिलशाद कदीरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चाहेंगे कि शहीदों के लिए कुछ आज ज़रूर आगाज़ किया जाए, क्योंकि मकाम अल्लाह ताला ने खुद उनका इतना बुलंद किया है, तो कुछ आज कुछ सुनाइएगा। ऐ राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, चले जो होंगे शहादत के जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती है। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फ़ज़ाएं सलाम कहती है। है राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बगारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फ़ज़ाएं सलाम कहती है। है राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की
हवाएं सलाम कहती हैं, है राहे हक के शहीद। फख्र है शोहदा हमारा, और शोहदा के जो है आज कुर्बानियों की बदौलत है कि खुद को पूरी कौम महफूज तसव्वुर करती है। बिल्कुल मुदस्सिर, और इसके साथ साथ जो शहीद हैं उनका रुतबा तो अल्लाह ताला ने इतना बुलंद रखा है कि वो अपने अहले खाना के लिए भी बख्शिश का बाइस है। बिल्कुल, और तो पूरी कौम के लिए वो कहे ना कि शहीद की जो मौत है कौम की हयात, कौम की हयात है। लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है, तो जो शहीदों का लहू है वो पूरी कौम की ज़कात अदा हो रही होती है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तानी फौज की वतन के दिफा में अहम कार्रवाई देखी गई। खुफिया इत्तलात पर अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द ऑपरेशन का अहम टारगेट थे। इस हमले में अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के अहम ठिकाने तबाह कर दिए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहबा आपके वक्त का। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज और कौम ने बड़ी भारी कीमत चुकाई और अब दुश्मनों के वाज़े चेहरे भी सामने आते जा रहे हैं। भारत के अलावा अफगानिस्तान की सरजमीन भी हमारे खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। कभी कलदम TTP, तो कभी BLA, तो कभी अफगान अबूरी हुकूमत हमारे दुश्मनों को क्यों सपोर्ट कर रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम यही हमारी एक पोजीशन है और पाकिस्तान के अवाम को भी इस बात का यकीन है कि अफगानिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं और उनके साथ पाकिस्तान ने हमेशा एक हमदर्दी का जज्बा रखा है और दोनों ममालिक के जो अवाम हैं उनके दरमियान एक बहुत प्यार का रिश्ता है। अब ये कुछ मसाइल रिसेंटली आए हैं और ये सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान है वो ये है कि पाकिस्तान में रिसेंटली एक दहशतगर्दी की लहर आई है और जब हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट किया, हमारी इंटेलिजेंस तमाम शवाहिद ये बताते हैं कि इन टेररिस्ट इंसिडेंट्स के ताने बाने उन दहशतगर्द तंजीमों से मिलते हैं जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। कुछ हाइड आउट्स हैं वहाँ पर, कुछ सेंचुरीज हैं, उन पनाहगाहों में ये दहशतगर्द रहते हैं और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। और हमने हमेशा से अफ़गानिस्तान के साथ एक डायलॉग का रास्ता अपनाया है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के शहरियों की बहुत सी जानें गई, हमने फिर भी डायलॉग का रास्ता अपनाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो वक्त आ गया है जब हमें एक नागुज़ीर स्टेप लेना पड़ा कल। वो इसलिए कि हमें अंदाज़ा हुआ कि कुछ ऐसे टेरर ग्रुप्स हैं जिनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में हमारे पास सबूत हैं और वो वहाँ पर अमन से रह रहे हैं। मुमताज़ साहिबा, पाक फौज की जानिब से खुफिया इत्तलात पर अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया जिसमें हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुँचे और दहशतगर्दों के हम ठिकाने भी तबाह हुए हैं। इस कार्रवाई में क्या अहदाफ थे जो कि हासिल किए गए हैं? देखिए, इस कार्रवाई की सबसे अहम चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान की अफवाज ने जो ये ऑपरेशन किया, ये जो स्टेप लिया, ये बिल्कुल मुसद्दिका इतलात के बेसिस पे किया। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और इंटेलिजेंस हमारी ने पॉइंट आउट किया कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के में दहशतगर्दी में शामिल रहे हैं और ख़ास तौर पे जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है वो 16 मार्च को जो शुमाली वजीरिस्तान में एक सिक्योरिटी पोस्ट पर हमला हुआ था उसमें वो शामिल थे। तो उन पर एक टारगेटेड तरीके से और वो मुनज़्ज़म तरीके से हमारी स्ट्राइक हुई और हम वी आर कॉन्फिडेंट कि हमने दहशतगर्दों को एक बहुत ठोस। अच्छा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा, आए रोज़ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में दुश्मनों की जानिब से पाक फ़ौज के जवानों पर हमले किए जाते हैं जिसमें हमारे जवान वतन के दिफा पर अपनी जानों का नजराना भी पेश करते हैं। कल अदम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी दीगर कार्रवाइयों में मुलव्वस है? आपके पास कोई ऐसी इत्तलात हैं? देखिए, ये
ये डिटेल्स तो आपको हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से बता सकेंगी, लेकिन मजमूई तौर पर जो TTP है उसके बहुत सारे इंसिडेंट्स में ये पाकिस्तान में टेरर इंसिडेंट्स में ये शामिल रहे हैं। और आपको याद होगा कुछ महीने पहले DI खान में एक बहुत बड़ा टेरर इंसिडेंट हुआ था, बहुत सारे लोगों की शहादतें हुई थी, उसमें भी TTP की इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी। तो ये सारे ग्रुप्स हैं जो बड़ी आज़ादी से वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान ने बारहा कहा है कि उनको अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और अफ़गानिस्तान को उनके ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म एक्शन लेना चाहिए। और आज भी हम ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं या उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है इन ग्रुप्स को शिकस्त देने की, तो पाकिस्तान उनको की मदद से मुश्तरका हल तलाश करके दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ। मुमताज साहिबा, पाकिस्तान तो अपने हमसाया अफगानिस्तान का एहतराम करता है, मगर अफगान हुकाम ने TTP को महफूज पनागाहें फराहम की हुई है। इस हवाले से सिफारती सतह पर पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से कौन से मुतालिबात पर जोर दिया है? देखिए, हमारे अफगान हुकूमत के साथ एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है और हमारी एम्बेसीज फ़ाल हैं दोनों ममालिक की, और हमारा इनसे एक ही मुतालबा है कि उनकी अपनी सफ़ों में वो लोग जो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं उनको पॉइंट आउट करके उनको इस अमल से बाज किया जाए। और सबसे अहम चीज़ है कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। जो TTP की क़यादत वहाँ बैठी है उसको पाकिस्तान के हवाले करे। वो लोग जो वहाँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके वहाँ भागे हैं और वहाँ पनाहें ली हैं उनको पाकिस्तान के हवाले करे। तो ये बड़ी हमारी ओपन और मुख्तसर सी डिमांड्स हैं। बाकी पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हम अफ़गानिस्तान की सलामती के लिए, अफ़गानिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए अपना रोल अदा करते रहेंगे और पहले भी करते रहें, आगे भी करते रहेंगे। अफ़गान भाइयों को और बहनों को हमने कई दिहाइयों अपना एक मेहमान के तौर पर रखा है और वो हमारे रिस्पेक्टेबल गेस्ट्स हैं। और पाकिस्तान अपने अफ़गान बहन भाइयों की जो मुश्किलात है उनको भी समझती है, लेकिन हमारे मुमताज़ा बलूच साहबा, लेकिन अगर हम बात करें हमारी अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सालमियत पर तो कोई समझौता नहीं कर सकती। सफारती सतह पर पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरात से बचाने के लिए कौन कौन से इक़दाम हैं जो आप उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये यकीन होना चाहिए कि हमारी अफवाज, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में पूरी एक सलाहियत है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की जारियत हो उसको हम दिफा करेंगे, अपनी सलामती का दिफा करेंगे। पाकिस्तान में हमने पहले भी माजी में भी हमने टेररिज्म का मुकाबला किया और उसको शिकस्त दी और हम अब भी पुरअज़म हैं और आगे भी हम इनको शिकस्त देंगे। ये किसी को खामख्याली नहीं होनी चाहिए कि अगर टेररिज्म के कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं तो पाकिस्तानी कौम हार मान लेगी। हम अपना दिफा करना जानते हैं। तो हम सबसे अहम चीज़ है ये इंटरनली पाकिस्तान इस पे पूरी तरीके से फोकस इनको टेररिस्ट ग्रुप्स को डिफीट करेगा। दूसरा जो अहम चीज़ है इंटरनेशनल लेवल पर हमारे हमसाया ममालिक स्पेशली अफ़गानिस्तान से हमारी जो डिमांड्स हैं वो क्लियरली मैंने अभी आपको बताई। तीसरी चीज़ जो है कि हमारे अफ़गानिस्तान में की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, हम सबको मालूम है। इन दहशतगर्द गिरोहों को कौन पुष्ट पनाही कर रहा है वो भी हम सबको मालूम है और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बेनकाब करने की एक पूरी एक मुहिम है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनके पुष्ट पनाही जो ममालिक कर रहे हैं उनको रोका जाए और ताकि ये खिता है। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा, बहुत शुक्रिया आप ये और आपने इस हवाले से हमें बड़ा तफसीलन बताया और बहुत ज़रूरी था इस तरह का एक्शन लेना। बात जो उन्होंने की कि है हमें सबसे पहले तो ये यकीन होना चाहिए बैसियत कौम कि हमारी अफवाज पाकिस्तान के सालमियत के इदारे वो बड़े मुस्तैद हैं। तो मैं आपकी इजाज़त से
मुझे चीज़ याद आ रही है कि यहाँ अफवाज पाकिस्तान के साथ कौम शाना बशाना खड़ी है और वतन की जो हिफाजत है उसके लिए हर वक्त हम वक्त जो है वो कसम भी खाते हैं। आपकी इजाज़त से हमने पहले भी कई बार ये पढ़ा है, लेकिन वो शेर उनकी बात से मुझे याद आ गया कि कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम ज़िंदगी की, कसम आबरू की, सदा हम रहेंगे वतन के निगहबां, वतन अपना काबा, वतन अपना ईमा, गर कोई समझे बहक जाएंगे हम, तो गरज के ये बात समझाएंगे हम, जो नफ़रत बढ़ाकर वतन बेचते हैं वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं, किसी को ये सौदा चुकाने न देंगे, वतन पर कभी आंच आने न देंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा था मुदस्सिर, बहुत अच्छा था। अच्छा, अभी हमें ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है और कदीरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनकी खिदमत हम ना लेंगे तो मुमकिन ही नहीं है। रमज़ान की मुनासिबत से नात रसूल मक़बूल के दो अशार। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। लोग मुश्किल में तेरे बच्चों ही के सदक़े में पले घर मेरा, तेरे बच्चों ही के सदक़े में पले घर मेरा। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी हम लोग बात करेंगे शहीद के रुतबे के हवाले से। हमने इससे पहले भी बात की और मुदस्सिर, मैंने कई जगहों पर पढ़ा है कि इतना आला मकाम है शहीद का कि उनके लिए हमेशा के लिए कामयाबी लिख दी गई है। और ये लोग हर वक्त अल्लाह के पास हाजिर होते हैं, रहते हैं, वरना ज़ाहिर है इस दुनिया से जो लोग वैसे चले जाते हैं, तभी मौत जब मर जाते हैं तो कहते हैं कि उनकी तो रूहें हाजिर होंगी, लेकिन इनकी पहले से ही हाजिर होती है और इनका जो मकाम है नबूवत के बाद उसको तीसरा दर्जा दिया गया, इतना आला मकाम है। बिल्कुल। और ये शहीदों के ये जो रुतबा है इसमें यकीनी तौर पर हम जब भी बात करते हैं शहीद की अज़मत के हवाले से तो एक पूरा एक माजी का किस्से हैं। हम हज़रत हमज़ा की शहादत से लेकर तो इमाम करबला, इमाम अली मकाम की शहादत और उसके वो जो सुन्नत है ना, वो सिलसिला वही चलता जा रहा होता है और आज तक उसी हक के लिए जान देने वालों की कोई कमी नज़र नहीं आ रही। तो आज पाकिस्तान में भी अफवाज पाकिस्तान मुसलसल ऐसे दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में भी जाम शहादत नोश कर रहे हैं हमारे जवान, के हमें फ़ख्र होता है। और आज हमारे साथ इसी हवाले से जो है वो मौजूद भी हैं हमारे इस्लामिक रिसर्चर हैं सारा फातिमा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप तशरीफ़ लाई हैं आज। बहुत शुक्रिया। और रमज़ान मुबारक भी है। आप 2 दिन से हम ख़बरें भी देख रहे हैं कि दहशत गर्दों के हमले अफवाज पाकिस्तान पर और जिस तरह से शहादत नसीब हो रही है हमारे जवानों को। शहीदों के रुतबे के हवाले से बात की जाए तो बड़ा आला मकाम, कुरान, हदीस, आइमा, तमाम शहदा के हवाले से तो बड़ी अजमत कहते हैं। क्या चीज़ है इस्लाम में? और इसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, अगर इस मुक़द्दस महीने में कोई शहीद होता तो क्या उसकी मज़ीद फजीलत बढ़ जाती है? पहले तो शहीद के मायने जानना बहुत ज़रूरी है कि शहीद के मायने क्या है। आमतौर पे हम कहते हैं ना ऐनी शाहिद, गवाह, जिसने मुशाहिदा किया हो, तो बड़ा खूबसूरत ये मायना कि इसको अगर हम इस्तिलाही मायनों पे लेके जाएं तो अमूमन ये कहा जाता है शरीयत इस्लामी में कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो, जान दे, उसे शहीद कहते हैं। ये आम देखिए शहादत की भी ना 2 इकसाम है, एक हकीकी शहीद और एक हुक्मी शहीद। हकीकी शहीद देखिए मायने से, इससे अल्फाज से ही मालूम हो रहा है, हकीकी शहीद वो होता है जो हादसतन भी मर जाए तो उसे शहीद ही कहते हैं। लेकिन हुक्मी शहीद कौन होता है कि जिसको हुक्म नाफिज किया जाए और फिर वो शहीद हो। इसकी मिसाल मैं इस तरह देती हूँ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुफ्फारे मक्का जो है हमला करना चाहते थे, तो उस वक्त मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब जो है बिस्तर रसूल पे सो गए और सोने के बाद जब वो सुबह उठे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
कहा था कि अली जब सुबह आप मक्के मदीने आइएगा तो तमाम तर जो अमानतें हैं उनको साथ लेके आइएगा। तो उस वक्त अगर मौलाए मुत्तकियान शहीद हो जाते तो वो हुक्म ही शहीद होता। इसी तरीके से अगर आप किसी को हुक्म दे के जो है वो भेजे किसी मार्के पे तो वो हुक्मी शहीद कहलाएगा। लेकिन जो हादसती तौर पे शहीद हो जाए या किसी ऐसी नागहानी मौत में शहीद हो वो हकीकी शहीद होता है। और इन दोनों तरह के शहीदों के साथ फुकाहा का जो हुक्म नाफिज होता है वो भी थोड़ा मुख्तसर होता है। अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं उसके बारे में बताऊं कि एक आम शहीद जब होता है यानी कि जब रास्ते में शहीद होता है या कोई बिल्डिंग गिरती है या किसी मार्के मुबारज़ाई में मौजूद है और वहाँ जाके जब शहीद हो रहा है तो उसका बदन जो है वो ज़ख्मों से चूर चूर हो जाता है। उसके लिए फुका कहते हैं कि इनके लिए कफन दफन भी ज़रूरी नहीं, गुस्ल भी ज़रूरी नहीं। यानी कि देखिए इस्लाम कितना खूबसूरत हमारा मज़हब ज़ाब्ता हयात है कि बिल्कुल कम्प्रिहेंसिवली उसने बोला कि चूँकि उस वक्त शहीद कहते हैं कि जब एक इंसान मर जाता है कि उसके ऊपर अगर एक बाल भी आ जाए या मक्खी आ जाए तो उसका बार उठा बहुत मुश्किल है। हम आम जिंदगी में इसका मुशाहिदा इस तरह करते हैं कि जब हमारी बॉडी सुन हो जाती है तो उस वक्त हम इस तरह के अहल ही नहीं रहते कि अपनी बॉडी को मूव कर सकें। तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्रिएट करें कि शहीद जो कि पहले से ही जो है जख्मों से चूर चूर है तो अल्लाह ने उसके लिए कितना ज़्यादा जो है वो एक बेहतरीन ये निज़ाम दिया फ़ुक़हा में जो है कि आप अगर बस आपका जिस्म जख्मों से चूर है तो आपके लिए गुस्ल और उसके साथ साथ कफन भी वाजिब नहीं, आपकी नमाज जनाजा ऐसी होगी। और इस पे स्पेशलाइज क्या है कि जो उसको मस करे तो गुस्ले मैयत वाजिब हो जाता है। एक आम इंसान जब किसी मैयत को छूता है तो गुस्ले मस से मैयत वाजिब हो जाता है। तो ऐसा इंसान जो इस तरह से शहीद हो उसको अगर छुआ जाए तो उसके लिए भी गुस्ले मस मैयत जो है ना वो वाजिब नहीं होता। सही। तो ये तो आप शहीद की सिर्फ बॉडी के हवाले से हम जो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम बात करते हैं जो अपने वतन की कलमा हक के लिए जान देने वालों की। अफवाज पाकिस्तान में जिस तरह से हम मुसलसल दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में जाम शहादत नोश कर रहे हैं, ये जो अफवाज होती हैं अपने वतन के दिफा के लिए, अपने दीन की बका के लिए, इन लोगों का क्या रुतबा इस्लाम में बताता है। हमने तो देखा गज़वात पे भी जा रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, फिर उसके बाद खुलफाए राशिदीन के दौर में भी अमीरुल मोमिनीन ने इतने गज़वात खुद लड़े, जंगें लड़ी। तो ये क्या है चीज़ें? जी मेरे जैसे इन्होंने पहले सवाल के जो है इब्तिदा में एक अल्फाज जुमलों का इजाफा किया था कि रमज़ान में, ये सवाल यह था कि रमज़ान में इस इबादत का या इस जो अमल है इसका सवाब क्या होता है। आम हम अमल करते हैं ना तो अगर एक आयत पढ़ते हैं तो ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है। आपका एक आम अमल, आपका सोना इबादत हो जाता है, आपका जागना तस्बीह की मानंद होता है। जब माह रमज़ान की इब्तिदा होती है एक ऐसा महीना होता है कि आपकी इबादतों में खुलूस बढ़ता चल जाता है, मल्टीप्लाई होता चल जाता है। अगर मैं इसको बोलूँ तो आपका एक अमल जब इबादत हो जाता है तो फिर आप शहीद होंगे तो कितनी इबादत होगी। जिस शहीद के रुतबे के हवाले से जो है इस्लाम में हमें ये मिलता है कि जब शहीद होता है तो उसको 7 दर्जात मिलते हैं। पहला दर्जा कि उसके खून का पहला टपका यानी कतरा जो होता है वो जन्नत में टपकता है। फिर दूसरा दर्जा कि जब वो सर आंखें खोलेगा तो वो हूरुल ऐन के साथ होगा। और फिर तीसरा दर्जा कि उसको लिबास दे कि जब इंसान दुनिया से दूसरी दुनिया में इंतकाल कर जाता है तो हमारे वारिसीन और लवाइकीन क्या करते हैं, हमारे लिए कफन दफन का इंतज़ाम जब करते हैं तो कफनाते इस तरह से कि जब आप उठें तो बेलिबास ना उठें, लेकिन जब ऐसा इंसान उठेगा तो उसको जन्नत का लिबास मिलेगा। कितनी खूबसूरत। और फिर कहा कि कुरान में सूरह इमरान की आयत नंबर 169 में भी ये चीज़ हमें मिलती है कि परवरदिगार आलम फरमाता है कि ऐसे लोगों को जो शहीद हो जाए उनको मौत के मुतज़ात यानी कि मौत के ज़मरे में ना दो, क्योंकि वो मरते नहीं बल्कि वो शहीद जो है वो जिंदा रहता है और उसको परवरदिगार आलम अपनी जानिब से देता है। ना कि जन्नत का लिबास मिलेगा बल्कि जन्नत के अंदर उठा भी जाएगा, हूरुल ऐन के साथ पाया जाएगा और फिर साथ साथ उसकी जो ग़िज़ा होगी वो भी जन्नत से आएगी। और फिर हम ये देखते हैं साथ साथ कि जहाँ इतने फ़ज़ाइल हमें मिलते हैं, आज जितने नातख़्वाह हैं वो इमाम हुसैन के हवाले से रसूलुल्लाह को जानते हैं। शहीद का दर्जा, शहीद का मर्तबा अगर जानना है तो हुसैन इब्ने अली की शहादत से देखें कि जब रसूल ने कहा था कि हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। देखिए कोई बड़ा अगर तारुफ कराए ना कि बच्चा मेरी निस्बत से पहचाना जाएगा तो समझ में आता है, लेकिन जब बच्चे की निस्बत से किसी बड़े को पहचाना जाए तो हुसैन इब्ने अली का वो मारका जो मुबारज़ाई हमें 10 मुहर्रम के जो ज़मन में दिखती है, करबला के मैदान में वो हुसैन की शहादत नज़र आती है कि
आज लोग कहते हैं ए हसनैन के नाना हमारी दुआओं को मुस्तजाब कर दे। मालूम हुआ कि शहीद के एक दर्जे में एक दर्जा ये भी आता है कि शहीद के तवस्सुल से अगर आप दुआ मांगे तो आपकी दुआएं भी मुस्तजाब हो जाती हैं। क्या बात है। अच्छा थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरह मैंने अभी इससे पहले जिक्र किया कि नबूवत के बाद शहीद को तीसरा दर्जा दिया गया है, ये जो दर्जा बंदी है ये इस पर थोड़ी सी रोशनी अगर आप डालें। जी, कहा जाता है कि जब जन्नत में सफ़े बांधी जाएंगी तो सबसे पहली जो सफ़ होगी वो अंबिया और मुरसलीन की होगी। फिर कहा जाता है अंबिया के बाद मतलब अंबिया के साथ ही आइमा तौहरीन की होगी। और हमारे यहाँ जो है मज़हब हक्का में तो ये चीज़ कही जाती है कि जब तक जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा राज़ी ना हो कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि देखा जाए तो सबसे बड़ा शहीद खुद उनका बेटा, उनका घराना हमें नज़र आता है। ख़ानदान अबू तालिब में जितनी मिसालें शहादत की नज़र आती हैं वो हमें सब मंजर आम पे दिखती हैं, और यही वजह है कि आज इस्लामी तारीख में शहदा से तारीख पुर हुई है। उसके बाद फिर जो दर्जा आता है वो सादिकीन का आता है, औलिया का आता है, और फिर शहदा का आता है। और फिर कहा जाता है कि तमाम तर शहदा क्योंकि राय हक में कुर्बान होते हैं, इसीलिए इनकी जो सब बंदी होती है वो सादिकीन के साथ ही होती है। सुभान अल्लाह। और यही दुआ है, जाहिर है कि मुसलमानों में तो आपको पता है ना मुदस्सिर, ये जज्बा होता है शहादत का, जो हमारी फौज है उसमें यही वजह है कि डरते हैं इनसे, कि इनमें ये जज्बा है, ये डरेंगे नहीं, ये सामने से लड़ेंगे। तो तमाम जो अहले खाना शहदा के उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और हमारी तो माएँ ऐसी कि एक के बाद दूसरा बेटा भी कुर्बान करने को तैयार होती हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना, और आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी और शहदा के अज़मत और रफ़त के हवाले से हम बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए, मज़ीद बात। वेलकम बैक। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल, और कल का दिन बड़ा एक अहम था। पाकिस्तान सुपर लीग 9 सीज़न ख़त्म हो गया है और इस्लामाबाद यूनाइटेड कामयाब हो गया। और इतनी खुशी मनाई है उन्होंने, इतनी खुशी मनाई है, लेकिन उन खुशियों में बहुत कुछ नया भी था और बड़ा अच्छा भी लगता। इस वक्त हमें एक क्रिकेट एक्सपर्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं जी, फवाद इस वक्त हमारे साथ है। फवाद, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, वैसे कहते हैं ना लिव्ड अप टू द हाइट, ऑडियंस भी कमाल थी, कल बड़ा माहौल बना हुआ था, मैच भी इंजॉय करने वाला था। कैसा लगा आपको? देखिए जी, पैसा वसूल फाइनल था, टिकट खरीद कर जाने वालों के लिए, इवन पासेस के साथ भी जाने वालों के लिए। उसकी वजह यह है कि इतना एक्साइटिंग फाइनल जो है वो होता नहीं है। इनिशियली लग रहा था कि जब एकदम से 9 आउट हो गए 127 रन पे कि अब ये बड़ा वन साइडेड फाइनल होगा। पहले इफ्तिखार ने एक शानदार इनिंग्स खेली, फिर उसके बाद जिस तरह से इस्लामाबाद का स्टार्ट हुआ और आखिरी बॉल तक जो मैच हुआ, जो नसीम शाह आउट हुए, तो बहुत ही एक्साइटिंग हुआ। मुल्तान ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थ्रू आउट PSL, लेकिन ये जो नॉकआउट स्टेज पे आते ही इस्लामाबाद ने खेलना शुरू किया, और खासतौर पे इमाद की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने सिंगल हैंडेडली इस्लामाबाद को चैंपियन बनाया है। क्या बात है। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं? इमाद जो है वो वाकई पहले बिल्कुल इमाद पर बड़ी तनकीद हो रही थी, हम खुद बड़ी तनकीद कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वहाँ से निकले हैं और बड़ी ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी नज़र आई। लेकिन मुल्तान की क्या वजह आपको लगी है? शुरू से पहली बॉल से हमें लगा कि इस तरह से वो जो कलर है मुल्तान का वो नज़र नहीं आ रहा। पहले ही 5 ओवर 7 ओवर में वो सिचुएशन नहीं थी, प्रेशर बड़े गेम की आ गई थी। देखिए, बीच में जो हुआ है ना, सडनली जो एकदम से विकेटें गिरी, हालांकि उनकी बड़ी लंबी बैटिंग थी, उसने झटका दे दिया। अगर इसी विकेट पे 180 कर लेते, जो नजर आ रहा था कि 180 बनते हैं, स्टार्ट इतना थोड़ा सा, एक तो उन्होंने गलती की, विली को पहले भेज दिया, तो गलतियां हुई ऑब्वियसली। बड़े मैच में बदकिस्मती है कि मुल्तान इतने सारे फाइनल खेल चुका है और एक ही बार जीता है, तो नजर यही आ रहा है कि वो जो प्रेशर में जब डिसीजंस लेने होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मुल्तान से गलती हो जाती है। अच्छा, इसमें फवाद अगर मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार को थोड़ा पहले बुला लिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। ये बैटिंग लाइन इनको क्यों इन्होंने मतलब क्रूशल मैच में, या फिर मतलब जाहिर है ये तो फाइनल था, इसमें तो पहले से सब डिसाइड होना चाहिए था और इस मोमेंट में तो चेंजेस नहीं होने चाहिए थे। देखिए, इफ्तिखार शुरू से ही आखिरी 6ठे नंबर पे खेल रहे होते हैं, लेकिन जो बीच में चीजें हुई ना, उसने बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया। खासतौर पे विली नीचे आके रन कर जाते थे, उन्हें 3 नंबर पे भेजने का कोई तुक समझ नहीं आ रहा था जल्दी भेजने का। और साथ साथ बीच में जो एकदम से जॉनसन चार्ल्स और जो उनके बाकी परफॉर्मर थे वो जो आउट हुए, फिर खुशदिल ने थ्रू आउट
PSL बैटिंग में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो वो सारी चीजें थी जिसका ऑब्वियसली आपको नतीजा फिर उनके अगेंस्ट गया उसी वजह से। सही। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी जब स्टार्ट हुआ है तो वो चल नहीं पाया उस तरह से, लेकिन आखिर में जाके उनके भी मिड के बाद वो बैटिंग, तो क्या बॉलिंग में भी फिर आप समझते हैं कि मुल्तान सुल्तान पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करा, मिड के बाद जाके फिर चीज़ें चेंज हो रही थी? देखिए, उसामा मीर ने कल जिस तरह से थ्रू आउट टूर्नामेंट वो बॉल कर रहे थे, कल नहीं की, जी हाँ, जिसका एडवांटेज हो गया इस्लामाबाद को। अगर उसामा मीर जिस तरह से बॉल कर रहे थे और वो कंडीशंस उनको मदद कर रही थी, क्योंकि इस्लामाबाद के शादाब ने बड़ी अच्छी गेंदें की थी, इमाद ने बड़ी अच्छी गेंदें की थी, तो अगर वो उसामा मीर अपनी फॉर्म के मुताबिक जैसे उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बॉल की अगर कर देते तो शायद ये ट्रॉफी जो थी वो मुल्तान अपने साथ ले जाता। बट वही वाली बात है कि जब आप नहीं ऐसा करते तो मुखालिफ टीम को उसका फायदा हो जाता अच्छा, है। एक चीज़ और जो कि मैं चाहूँगी फवाद साहब उस पर अपनी आप ओपिनियन दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद की जो फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं ना, वो बहुत बैक करते हैं अपने जितने भी प्लेयर्स हैं उनको, अगर ऑफ कलर भी हो वो ज़्यादा मुझे लगता है करते हैं। ये मात का फ़हीम का एक ही केस है, पहले वो भी कुछ ऑफ कलर दिखाई देते लेकिन उन्होंने उनको बिठाया नहीं, उनको खिलाया। ये बड़ी अच्छी बात है। इसका कितना रोल होता है खासतौर पर खेल में, अगर फ्रेंचाइज पूरा मौका दे? फ्रेंचाइज ओनर जो है ना, उनका रोल ये होता है कि वो मैनेजमेंट को खुला छोड़ दें, मतलब उनके ऊपर जो वो डिसीजन ले वही फायदा उनको हुआ। कि आप हैदर अली का केस देख लें या फ़हीम अशरफ का देख लें या इवन इमाद का देख लें, सेम विद लाहौर कलंदर ने फ़खर के साथ किया। तो होता है कि फ्रेंचाइज ओनर अगर कम से कम इन्वॉल्व होगा और जो भी वो टीम हायर करता है उसको डिसीजन मेकिंग के लिए आसानी दे देता है, तो उसका फायदा इवेंचुअली टीम को होता है। तो वही हमने इस्लामाबाद के केस में देखा, और मुल्तान में भी इवन बहुत अच्छे उनके फ्रेंचाइज ओनर है और वहां भी बड़ी खुली छूट है। नसीम शाह और उनके भाई के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, नसीम शाह बहुत ही शानदार, एक तो उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हमने पाकिस्तान टीम में भी खेलते हुए देखा और अभी भी देखा, जिस वक्त आप पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, नसीम शाह बॉलिंग को छोड़ दें, बैटिंग में उस वक्त डिलीवर कर रहे हैं। वो जो 8-8, 10-10 रन होते हैं वही मैच का पांसा पलट देते हैं। Exactly. तो ये उनके अंदर बड़ा अच्छा, उनके अंदर एक आदत बन गई है कि इस प्रेशर को किस तरह से वो सब्र के साथ, सुकून के साथ हैंडल कर रहे हैं। और साथ साथ हुनैन ने भी, वो एक रन कोई आसान नहीं था किसी एक यंगस्टर के लिए इतने बड़े स्टेज पे। तो मैं यही कहता हूं कि अपने आसाब पे जो कंट्रोल अगर आप रखते हैं, तभी आप कहीं जाके बड़ी जगह पे डिलीवर करते हैं, बड़े इवेंट में आप डिलीवर करते हैं। और ये किसी भी देखने वाले, खेलने वाले के लिए समझना जरूरी है कि आपने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना है। सर, पाकिस्तान की टीम के हवाले से बहुत ज़्यादा फिटनेस चीज़ें बड़ा एक बात होती रही है। अब PSL ख़त्म हो गया, आगे सीरीज़, फिर वर्ल्ड कप जो असल मार्का है। तो पाकिस्तान में अच्छी बात तो ये नसीम शाह की परफॉर्मेंस वापस आ गई, वो ठीक हो गए और बहुत अच्छा परफॉर्म करके अपने आप को उन्होंने प्रूव भी कर दिया है। तो आप ये समझते हैं वो जो नया अगला कैंप लगना और वर्ल्ड कप की सिलेक्शन और टीम और कैप्टन, ये अब आसान हो जाएगा PCB के लिए या कदरे मुश्किल रहेगा? देखिए, जब से PCB बना है, आसानी को मुश्किल ही बनाता है वो, बदकिस्मती से। उसकी वजह ये कि डिसीजन तो इतने आसान होते हैं, लेकिन जो PCB चलाने वाले हैं उनका नहीं पता होता कि वो कितने अरसे हैं और क्या करेंगे। उसी में नुकसान क्रिकेट का भी हो जाता है, प्लेयर्स का भी हो जाता है। अब देखना ये है कि अब आप की सीरीज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होने वाली है, अब ये प्लान कर रहे हैं ट्रेनिंग कैंप। मेरी नहीं समझ आता कि ऑफ सीजन चल रहा है उसमें इस तरह से ट्रेनिंग कैंप नहीं रखा जाता, ऑफ सीजन में होता है। अब बेसिकली प्लेयर्स इतने थके हुए हैं कि आप उनको थोड़ा सा रेस्ट दें और फिर आप लाइट ट्रेनिंग के साथ उन्हें वापस लेके आए। उन्हें स्किल वर्क में कुछ सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत लगातार क्रिकेट खेलने और थकावट का शिकार है। अब अगर आपने कैंप लगा दिया और लड़के आपके अनफिट हो गए तो फिर उसका जवाब कौन देगा? सही। तो अब ये देखते हैं कि PCB बहरहाल इस पे क्या चीज़ें करता है, लेकिन PCB की अब तैयारियां भी वो रिलेटेड हैं कि वहाँ टीम को कैसे परफॉर्म करना है। उससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी है। बहुत शुक्रिया, फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट। तो PSL तो इख्तिताम पजीर हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, क्योंकि ब्रेक के बाद फिर बोल के जायके में सहरिश होगी। वेलकम टू बोल के जायके। मेरे साथ मौजूद है शेफ माइदा और आज भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं
जो आपके साथ शेयर करनी है। और एक रेसिपी तो ऐसी है जो मेरा ख्याल है घर में आमतौर पर बनती है, लेकिन मायदा कितने डिफरेंट तरीके से बनाती हैं ये आज हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मायदा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही है आज। थैंक यू सो मच। आपने मेरा ख्याल है कि मुझे लास्ट टाइम मैंने कहा था अच्छी लग रही है, आपने कहा फटाफट इसको चुका दो, रिटर्न कर दो। ऐसे ही है। अच्छा, आज हम सरिश बना रहे हैं आलू गोश्त। अच्छा, आलू गोश्त वैसे तो हर घर में ही बनता है, लेकिन हम थोड़ा देसी स्टाइल में बना रहे हैं, जो कि हमारी पुरानी रिवायती जो रेसिपीज होती हैं हम उसको आज इस तरह का, मेरा नहीं ख्याल कि हर घर में बनता होगा, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट केस लिया कि हम इसको यखनी के अंदर बनाएंगे। क्या बात है आपकी। मैदा पहले इंग्रेडिएंट्स बताते हैं जी। हम आलू गोश्त पहले स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम काठियावाड़ी छोले बनाएंगे, स्ट्रीट स्टाइल काठियावाड़ी छोले बनाएंगे जब तक ये गर्म हो जाएगा। आलू गोश्त के लिए हमने, अच्छा ये 2 स्टेप रेसिपी है, एक स्टेप आपने कुकर के अंदर करना है, दूसरा स्टेप आपने पैन के अंदर करना है। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप बीफ को लेंगे, ठीक है, बीफ लेंगे, अनियन लेंगे 2 स्मॉल, बीफ मैंने आधा किलो लिया है, आप इसमें मटन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें अनियन लेंगे, अनियन को स्लाइस कर लेंगे जैसे नॉर्मली घरों में कटती है, सॉल्ट डालेंगे, उसको कुकर में आप तकरीबन 20 मिनट के लिए आप उसको पकाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है, यखनी अलग कर लेनी है और गोश्त अलग कर लेना है। तो हम यहाँ से जो है अब इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये हमने गोश्त अलग कर लिया है, यखनी हमारे पास अलग है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाता। हम अब इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले लेंगे दही, ठीक है, तकरीबन पहले प्याज फ्राई करते हैं। हाँ जी, ये थोड़ी सी डिफरेंट है और बहुत ही आसान है सैरिश। हर मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होंगे जो हम ये रेसिपी बना रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी मुझे आपकी हेल्प इसमें इसलिए चाहिए होगी कि आपने जो है वो इसको मिक्स करना है। जब मैं इसको दही को डालूंगी, हाफ कप हमने दही लिया इसमें, ठीक है। मैं चाह रही हूँ चार्ट हम दिखा देंगे साथ, पहले इंग्रेडिएंट्स बता दें आप इसमें क्या क्या है। अच्छा, इसमें जो है दही लिया है हमने, अब इसमें ऑयल डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे, ठीक है, और गार्लिक का पानी डालेंगे हम इसके अंदर, सॉल्ट यूज़ करेंगे, आलू यूज़ करेंगे, और हमने इसके अंदर गोश्त लेना है। कार्डेमम हम ग्रीन वाली यूज़ करेंगे और क्लोव्स यूज़ करेंगे। क्लोव्स को उर्दू में लौंग हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। और आखिर के अंदर जो हम गार्निश करेंगे वो हम करेंगे जिंजर से, पुदीने से, और हम धनिया से, और हम ग्रीन चिली इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसका प्रोसेस मैं चाहूँगी चार्ट भी दिखा दें। और चार्ट पे नाज़रीन आप देख रहे हैं इस वक्त चार्ट में बीफ हाफ kg है, अनियन 2 स्मॉल है, सॉल्ट हाफ टेबल स्पून है, वाटर 1 लीटर है, योगर्ट हाफ कप है, ऑयल 3 to 4 कप, रेड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून, टर्मेरिक यानी कि हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर हाफ टेबल स्पून, क्लोव्स इस पे 4 जाएंगे, हरी इलायची 2 जाएंगी, आलू 3 जाएंगे, क्यूमिन पाउडर इसमें हाफ टेबल स्पून जाएगा, फ्रेश कोरिएंडर चॉप्ड इसमें हाफ कप जाएगा, ग्रीन चिली जूलियन कटी हुई जाएगी, जिंजर भी जूलियन कटा हुआ जाएगा। आप बताइए आपने क्या किया? हमने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है, ठीक है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला है। अब हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे, तकरीबन हाफ टेबल स्पून जितनी हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे। हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून जितना, आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इस डिश को ना पाकिस्तानी डिश का नाम दे देना चाहिए, कौमी डिश हमारी ना, आलू गोश्त। कौमी डिश मेरा नहीं ख्याल है किसी को नहीं पसंद होगी शोरबे वाला आलू गोश्त, ये तकरीबन सबको ही पसंद होता है। ये हमने इसके अंदर धनिया पाउडर डाला तकरीबन हाफ टेबल स्पून जितना, ठीक है। ये हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाल रहे हैं 1 टीस्पून जितना, ठीक है। ये हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और क्या खुशबू आती है ज़ीरा पाउडर डालने के बाद ना, बड़ी मज़े की सूंदी सी खुशबू आती है। अच्छा, जब तक हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा नाज़रीन को हम आहिस्ता आहिस्ता अपने किचन की रौनक तो दिखा देना। हमारे पास जनाब किचन में डिश वॉशिंग के लिए लेमन मैक्स बार मौजूद है। ये बार मेरे सामने पड़ी हुई है, ये हमारा स्पॉन्ज है, और ये बार बस इस पर ऐसे लगेगी और 3x मोर टाइम्स ग्रीस को ये काटेगा और झाग बनती जाएगी, डिश वॉशिंग होती जाएगी। तो अपने किचन में इसको लाजमी रखें। और अगर आप बार यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर लेमन मैक्स का लिक्विड सोप भी अवेलेबल है, जो कि मैं पकड़ के आपको दिखा देती हूँ। इसको भी अपने किचन में आप रखें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे अंडे की स्मेल पेट से नहीं आती, बच्चों के फीडर्स धुल जाते हैं। कितनी भी चिकनाई सख्त क्यों ना हो, इसके 2 ड्रॉप्स बस काम कर जाते हैं और आपका बर्तन साफ हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके किचन में होना। उसके अलावा हमारे पास जनाब ये पामोलिव सोप है, ये आपके किचन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
मुझे बार बार हाथ धोने की आदत है, उम्मीद है कि आपको भी होती होगी, क्योंकि बार बार ऑयल लग जाता है, जिंजर गार्लिक की स्मेल आती है, अनियन की स्मेल आती है, गोश्त बने तो गोश्त की स्मेल आती है। तो ऐसे में अगर पामोलिव सोप आपके पास होगा तो आपके हाथों से स्मेल भी नहीं आएगी, हाथ अकड़ेंगे भी नहीं, सख्त भी नहीं होंगे। बहुत जेंटल सोप है, आपके हाथ भी नरम रहेंगे और खुशबू भी आएगी। जी मायदा, आप क्या कर? जी, हमने इसको थोड़ा सा कुक किया है कि इसका ऑयल सेपरेट हो गया। क्या बात है, ये तो मसाला भुन गया। मसाला भुन गया है। अब हम इसके अंदर पोटैटोज डालेंगे। अच्छा, आलूओं को हमने पहले से 50% बॉईल करके रखा है, ठीक है। आप इसमें 2 से 3 आलू लेंगे मेरी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। आप अगर इस पॉइंट पे आकर कच्चे आलू डाल रहे हैं तो आपने इसको 10 मिनट इसके अंदर पकाना है, ठीक है। हमारे 50% आलू कुक हैं, तो हमने इसको थोड़ा सा जो है वो बस कुक करना है, जो ये पानी के अंदर और यखनी के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो हमारा ये लहसुन का पानी है। अच्छा, ये जो हमने बनाया है ये आपने लहसुन को ब्लेंड करना है, ठीक है, और उसका सॉरी पानी अलग कर देना है और लहसुन का जो गूदा होता है वो आपने अलग कर देना है। सही। आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं ऐड किया, हमने इसके अंदर सिर्फ लहसुन का पानी ऐड किया है। बिल्कुल, बड़ी मुख्तलिफ सी रेसिपी है, मैंने इससे पहले कभी आलू कुछ ऐसे बनता नहीं देखा। और आसान है, आपने कुकर में करके रख लिया, उसके बाद ये बहुत ईजी है, 2 स्टेप रेसिपी है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो है वो गोश्त ऐड करेंगे और फिर भुनेगा ठीक है। अच्छा, गोश्त हमारा 90% कुक्ड है, ठीक है। हमारा 90% गोश्त गला हुआ है। हमने इसके अंदर बीफ लिया है हड्डी वाला। आलू गोश्त में हड्डी वाले उसके साथ, और क्योंकि हमने यखनी बनाई थी तो उसमें हड्डी वाला जो गोश्त होता है उसी का ही फ्लेवर आता है। हम इसको 1 से 2 मिनट इधर भूनेंगे। डाला आपने? हमने प्याज यखनी के अंदर डाला था जब हमने गोश्त को गलाया था, उस टाइम पे हमने 2 प्याज इसके अंदर इस्तेमाल और इसमें टमाटोस की जगह पर आपने योगर्ट इस्तेमाल किया? हमने इस्तेमाल किया टमाटर की जगह इसमें। ज़बरदस्त। जब तक आप इसको भून रही हैं, थोड़ा सा मैं और बता दूं कि हमारे किचन की रौनक और क्या है। तो वो जनाब हमारे सामने एक कनौर के नूडल्स आप देख सकते हैं। बच्चे समटाइम ना तंग करते हैं कि खाना अभी तक क्यों नहीं बना, तो फिर माएँ जो है ना कोई हल तलाश करती हैं टेम्परेरीली कि बच्चे को ज़रा थोड़ी देर के लिए ना हम कुछ दे देते हैं, चुप हो जाएगा, फिर खाना बनेगा तो वो भी सर्व किया जाएगा। तो ये है जनाब क्विक नूडल्स। ये बच्चों को अगर आप बना के देंगे तो टेस्ट लाजवाब है और बहुत क्विकली बन जाते हैं। बच्चे स्कूल भी लेके जाते हैं अपने नूडल्स बनवा के, बहुत बच्चे इसके शौकीन होते हैं, मेरे बच्चों को भी काफ़ी पसंद है। तो ये भी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। कनौर की चीज़ें बहुत सारी हैं, कनौर के क्यूब्स हैं, क्विकली दाल बनानी हो, पुलाव बनाना हो, सूप बनाना हो और किसी भी तरह की स्टॉकिंग तैयार करनी हो ना, तो कनौर के नूडल्स के साथ साथ कनौर के क्यूब्स ये अगर आपके घर में मौजूद होंगे ना तो आप क्विकली कुछ भी रेडी कर लेंगे। तो लिहाजा जब भी अपनी ग्रॉसरी करने के लिए जाएं तो अपने लिए ये कनौर के नूडल्स के साथ साथ ये कनौर के जो क्यूब्स हैं ये ज़रूर लेके आए। मैं चाहूँगी कैमरामैन दिखा दें, ये हैं जनाब कनौर के क्यूब्स और ये सब्ज़ी दाल के लिए चिकन सूप स्टॉक और ये है जनाब ये भी वही है। तो इसमें आयरन अच्छी खासी तादाद में होता है। नमक आपने खाने में नहीं डालना जब आपने स्टॉक डालना है, क्योंकि इसमें हल्का सा नमक होता है। ओके सर, ये हमारा भुन गया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो है वो हम इसमें यखनी जो हमारा 1 लीटर जब हमने गोश्त को गलाया था तो हमने यखनी को अलग कर दिया था। आपको जितना इसके अंदर शोरबा चाहिए है, ग्रेवी चाहिए, आप उसके हिसाब से। अच्छा, कुछ लोग गाढ़ा शोरबा पसंद करते हैं, कुछ लोग पतला शोरबा पसंद करते हैं, ठीक है। हमने इसके अंदर ये यखनी डाली है, ठीक है। अब हम इसको जो है, आप इसका कलर देखें कितना प्यारा कलर आया वाकई, और जब इसके में धनिया कटा हुआ डलेगा ना तो मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। अब हम इसको ढक देंगे और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। चलें जी, आप इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रखें और मैं जनाब नाज़रीन को दिखाऊंगी कि चाय का जो इस्तेमाल है ना वो हमारे घरों में भाई आम है, क्योंकि चाय जब होती है तो ही हम चलते हैं। भले सारी हो, भले अफ्तार का वक्त हो, भले दिन का कोई भी टाइम हो, चाय का तो मज़ा जो है ना वो अपनी जगह पर वैसे ही मिलता है। अगर लिप्टन की चाय हो तो चाय चाहिए कौन सी जनाब? तो मेरा ख्याल है आप भी घर में ये कहते होंगे लिप्टन अगर मिल जाए तो क्या ही बात है जनाब। तो ये लिप्टन ने तो इस दफ़ा बड़े मज़े के जार्स भी इंट्रोड्यूस कराए हैं जो कि लिमिटेड मतलब टाइम के लिए हैं, महदूद मुद्दत के लिए। इनको बाद में आप किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी नज़र में तो ये आई थिंक सो शुगर पॉट भी बन सकता है, इसमें राइस भी डल सकते हैं, इसमें ज्वेलरी भी डल सकती है, इसमें कुछ भी रखा जा सकता है। तो मुझे ये बहुत प्यारे लगे हैं ये लिप्टन के जार्स। तो अगर चाय आपने ट्राई करनी है, इससे पहले लिप्टन नहीं पिया,
तो लिप्टन, वैसे तो आई डोंट थिंक सो किसी घर में लिप्टन की चाय ना बनती हो, तो लिप्टन बेहतरीन है। अक्सर ऐसा होता है ना, मेहमान आते हैं, समझ नहीं आती क्या करें, बातें कर रहे हैं तो बस चाय बना लो, तो वो लिप्टन की चाय होती है जो हमारे यहाँ बनती है। तो आपने भी इसको लाजमी ट्राई करना है। जी मायदा। जी सैरिश, अब हम यहाँ पर काठियावाड़ी छोले बनाएंगे, स्ट्रीट स्टाइल काठियावाड़ी छोले जो है। स्टाइल, ओके। हाँ जी, और ये जो आप ठेले पे जाके चस्के ले लेके खाते हैं ना, वो आज हम आपको बताएंगे कि आप घर में कितनी आसानी से इसको बना सकते हैं, कम से कम चीज़ों को लेकर। ठीक है, ये गरम सर्व होते हैं काठियावाड़ी छोले। आपको जब भी पकाना है इसको, आपने इसको गरम ही सर्व करना है। सही। ठीक है, हम इसके अंदर सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ठीक है, हमने इसमें ऑयल डाला, हमने जो मसाले हैं ना उनको पकाना है, उसका कच्चापन दूर करना है। ठीक है, थोड़ी सी आंच स्लो कर दें। ये थोड़ा सा मुझे इसको बॉईल देना था, बस ये काफ़ी आई थिंक इतना। ठीक है, हमने इसके अंदर जो है वो अब ऑयल डाला। अब हम इसके अंदर डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको अपने फ्लेवर के हिसाब से आपको कितना चाहिए। हम इसमें हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून जितनी हम इसमें हल्दी डालेंगे। हम इसको थोड़ा सा कच्चापन दूर करेंगे, मसालों का दूर करेंगे। ठीक है, हम इसके अंदर जो है वो धनिया पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून जितना धनिया पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालेंगे। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा छोलों में जनाब धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मैंने फर्स्ट टाइम देखा, छोलों में कहाँ डलता है? ये काठियावाड़ी छोले हैं और ये बहुत ही, आपको पता है, कराची की मशहूर रेसिपी है ये, जो हर ठेले पे मिल रही होती है, और ये बंस के साथ सर्व होता है एक्चुअली। अच्छा। हाँ जी, ये बंस के साथ सर्व होता है। हम इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, हम खुशबू आ रही है मुझे, छोलों की खुशबू आ रही है, अभी डले नहीं है लेकिन मसालों की वजह से आ रही है। हम इसको थोड़ा सा जो है वो मसालों को कुक करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इस टाइम पे अगर हम पहले डालेंगे तो वो जल जाएगा सारा। ठीक है, थोड़ा मसालों का जो धुआं है ना, ये हालत में लगता है उनकी आंच इसकी थोड़ी सी हमें स्लो करनी पड़ेगी। सॉरी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली का पल्प। ठीक है, हमने इसके अंदर इमली का पल्प ऐड किया। इसको हमने थोड़ा सा बस समझें कि आई थिंक 1 मिनट आप इसको करेंगी। नहीं, बस हमने इसको मिक्स करना था। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी थोड़ा सा, तकरीबन 1 गिलास जितना हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये हमारे पास बॉइल्ड चने हैं, तकरीबन 2 कप जितने, हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे। सरिश, अगर आप इसको मिक्स कर दें थोड़ा सा तो प्लीज़। थोड़ी सी आंच रखी कर दूँगी, नहीं ये लग नहीं रहा। नहीं, बस ठीक है। चलें जी। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ कि आप ना काठियावाड़ी छोलों के इंग्रेडिएंट्स एक दफ़ा रिपीट कर दें, ताकि जिन्होंने नहीं लिखे वो लिख लेंगे और आपका चार्ट जो है वो भी सामने आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हमने बॉइल्ड चिकपीस लिए हैं। ठीक है, हमने इसके अंदर पानी लेना है, रेड चिली फ्लेक्स लेना है, क्यूमिन पाउडर लेना है, हमने इसके अंदर धनिया पाउडर लेना है, ज़ीरा पाउडर लेना है, हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, कॉर्नफ्लावर, चिकन पाउडर हम इसमें डालेंगे, और हम इसके चाट मसाला यूज़ करेंगे आखिर में। ठीक है जी, चाट मसाला आखिर में यूज़ करेंगे। और जनाब मैं ये चाह रही हूँ कि जो बिल्कुल सामने हमारे ये पड़ी हुई ना हेलमिन की सॉस, थोड़ी सी कैमरामैन ये भी दिखा दें, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हमारे नाजरीन को पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ से अच्छी मिलती है और कौन सी चीज़ अच्छी है। तो वो जनाब म्यो अगर आपने अपने बच्चों के लिए ख़रीदनी है तो हेलमिन की रियल म्यो है, बहुत थिक है और बहुत टेस्टी है। अगर आप ये स्टार्ट करेंगे ना तो इसके बाद आप कोई दूसरी म्यो नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये आपके किचन में लाजमी होनी चाहिए, पकौड़ों के लिए, समोसों के लिए, फ्राइज़ के लिए और किसी भी चीज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, बेस्ट है ये। और आप जब एक दफ़ा खाएंगे तो ज़रूर बताएंगे कि बहुत अच्छी थी, और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी आप ये मशवरा देंगे कि भाई ये वाली सॉस यूज़ करो आप, म्यो स्पेशली। जी सैरिश, तो ये हमारा
बस ये हो गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था जी, ठीक है, वो हम इसके अंदर मिक्स करके, आधा कप हमने इसमें पानी लिया था, हम इसको कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके, अच्छा छोलों में भी कॉर्नफ्लावर डलता है? ये काठियावाड़ी छोलों में डलता है, कॉर्नफ्लावर काठियावाड़ी छोलों में डलता है ये, और इसको गाढ़ा इसको बनाएगा, ठीक है। जो इसकी कंसिस्टेंसी है उसको थिक करेगा। और आप जो हैं वो जब भी काठियावाड़ी छोले सर्व करेंगे उसको गरम ही सर्व करेंगे। अगर आपने पहले से बना के रखा है तो भी आपको इसको गरम करने पड़ेंगे, फिर ही आप सर्व करेंगे, वरना कॉर्नफ्लावर की वजह से वो सारा वो बहुत पतला हो जाएगा ना, उसके बहुत वो थिक हो जो जाएगा। थिकनेस है वो खत्म। ऐसे सूप भी होता है ना, सूप अगर आप हाँ ठंडा जी। कर देंगे, छोड़ देंगे तो सूप पतला हो जाता है। ऐसे अगर आप उसके अंदर गरम गरम उसको सर्व करेंगे, कॉर्नफ्लावर डलता है तो वो भी बड़ा मजे का लगता है, थिक सा, कि आप उसको यूज करें। काठियावाड़ी छोले बन रहे हैं और अभी जनाब मैं आपको दिखाऊंगी जामे शीरी, जो कि हमारे दस्तरखान की रौनक होता है, जामे शीरी। और आपको पता है कि रिफ्रेशिंग एक ना एहसास मिलता है इसको पीने के बाद। गर्मी हो, सख्त गर्मी हो, उसमें ये हर घर की ज़रूरत है। और जब आप अफ्तार के वक्त बैठे होते हैं तो ये एक लाजमी जुज़्व है। अफ्तार पे डाइनिंग टेबल पे ये ना हो तो बच्चे भी शोर करते हैं कि आज जामे शीरी क्यों नहीं बनाया। तो इसकी मुख्तलिफ रेसिपीज़ होती हैं, दूध में इस्तेमाल करें इसको पानी में इस्तेमाल करें, इसको जनाब फालूदे पर इस्तेमाल करें, इसको मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करें, जैसे भी करेंगे ये हमेशा से अच्छा लगता है। ये भी हमारी एक ना ड्रिंक है, बेहतरीन कौमी ड्रिंक है ये, क्योंकि ये हर घर में मौजूद होती है। तो मैंने सोचा कि मैं दिखाऊं कि हमने किचन में क्या क्या रखा हुआ है। तो ये भी आपने लाजमी इस्तेमाल करना है ताकि आपको पता चले कि जनाब अच्छी चीज़ जो होती है ना वो दस्तरखान पे लाजमी होनी चाहिए। हमने इसके अंदर नमक ऐड किया है लास्ट में, ठीक है। ये हमारे रेडी हैं, इससे ज़्यादा हम थिक इसको नहीं करेंगे। सही। अब हम इसको सर्व करेंगे, गार्निश करेंगे, ये हमारे रेडी हैं सर्व। अच्छा बता आपको ना मायदा, मेरे बच्चे तो स्कूल की बॉटल्स में भी जामे शीरी लेके जाते हैं। हाँ, और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये बच्चे जो हैं इनको इतना पसंद है, एक एडिक्शन है, जामे एडिक्शन शीरी है की। बिल्कुल। मतलब जाहिर है उसमें टेस्ट भी तो है ना, टेस्ट भी है और एक एडिक्शन हो जाती रिफ्रेशिंग है। हो जाता है वो ड्रिंक। और रमज़ान में तो बिल्कुल ही अधूरा है इसके बगैर, सहरी भी और इफ्तार भी। बिल्कुल। क्या मज़े की इनकी वो बनी है ग्रेवी। अभी हम इसको जब गार्निश करेंगे तो ये और ज़्यादा मज़े की, क्योंकि सारी चीज़ें हमने इसको ऊपर से डालनी है, पापड़ी भी, सारी चीज़ें हम इसके ऊपर, चाट मसाला वगैरह ऊपर से डालेंगे। क्या बात है, आपकी बेहतरीन इसकी लुक है। ठीक है, हम इसको अब इसकी आप करेंगी गार्निशिंग करेंगे। ठीक है जी। ठीक है, इसको हम गार्निशिंग में इसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे जो हम यहाँ से ले लेंगे। हमने इसके अंदर धनिया डाला, हमने इसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड की। आप इसके अंदर चॉप भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मुझे लग रहा था कि शायद इसमें अनियन को मिक्स कर देंगी। अनियन को नहीं, अनियन हम ऊपर से डालेंगे इसके अंदर, मिक्स नहीं करेंगे, ऊपर से हम डालेंगे इसमें। और बहुत मज़े के लग रहे हैं ये, मुझे देख के पता चल रहा है। पता है खाना अगर अच्छा बना हो ना तो उसकी शक्ल बता देती है किसी ने दिल से बनाया और अच्छा बनाया। और पापड़ी तो इसकी जान है, पापड़ी बिल्कुल इसकी जान है। और जितनी रमज़ान में हमारे यहाँ पापड़ी यूज़ होती है ना, मेरा नहीं ख्याल के से पहले होती है। चना चाट हो, छोले हों, कुछ भी हो, पापड़ी बेस्ट लगती है उसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे। ये हमारे काठियावाड़ी छोले डन हो गए हैं। ज़बरदस्त। अब आप आलू गोश्त की तरफ आ जाएं। ये आप जब तक उधर रखें, मैं इसको आलू गोश्त की तरफ आती हूँ। आलू गोश्त भी ऑलमोस्ट डन लग रहा है मुझे। आलू गोश्त ऑलमोस्ट डन है, बस हमें इसको और मैं ये चाहूँगी कि मैं एक दफ़ा ना इनकी रेसिपीज़ जो है ना वो रिपीट कर दूँ, स्पेशली आलू गोश्त की, क्योंकि बहुत ये मुनफरिद आलू गोश्त बन रहा है। हम लोग घर में पहले प्याज फ्राई करते हैं, टमाटर फ्राई करते हैं, फिर उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डालते हैं, सारे गरम मसाले डालते हैं, फिर हमें उसमें बीटर भी चलाना पड़ता है। लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त था कि हम लोगों ने प्याज़ों को अगर यखनी में ही गला लिया और बिल्कुल वो मैश हो जाते हैं तो फिर हमें बीटर भी नहीं चलाना पड़ेगा। और दही में इस वक्त मायदा ने ये आलू गोश्त बनाया है। जिस ज़माने में टमाटर बहुत महंगे होंगे तो आप ये रेसिपी तब भी ट्राई कर सकते हैं। तो बीफ इसमें जनाब आधा किलो है, अनियन 2 स्मॉल है, नमक है आधा चम्मच, पानी 1 लीटर, दही आधा कप, 3 से 4 चम्मच ऑयल के हैं, रेड चिली पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, खुश्क धनिया आधा चम्मच, और लौंग इसमें 4 हैं, हरी इलायचियाँ इसमें 2 हैं, और आलू इसमें 3 हैं। और उसके बाद हम खुश्क धनिया तो हो गया, ज़ीरा पाउडर इसमें आधा चम्मच है, और हरा धनिया चॉप हुआ हुआ वो भी थोड़ा सा आप इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालेंगे, हरी मिर्चें और अदरक जूलियन कटिंग में
ये भी आप इसके ऊपर से डालेंगे। हाँ जी, ये हमारा तकरीबन बन चुका है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको शोरबा कितना भी चाहिए। हमारा गोश्त भी गल चुका है क्योंकि हमने 90% को इसको पहले ही कर लिया था। ठीक है, हमारे आलू भी गल चुके हैं। हम बस इसको, और जब आप इसको ढकेंगी ना आंच हल्की करके तो उसके ऊपर तरी भी आ जाएगी। ऐसे ये तरी भी आ जाएगी। और हम इसके ऊपर अब जो है वो गरम मसाला पाउडर डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा। ज़बरदस्त, ये कितना क्विकली बना, आप ये देखें। हम इसके ऊपर अच्छा, पहले अगर हम इसको बंद कर लेती ना तो फिर धनिया डाल के हम इसको कुछ 1 मिनट के लिए बंद करेंगे, जब तक हम यहाँ से अपनी क्लीनिंग करके सर्विंग करेंगे, जब तक ये चलें जी, ज़बरदस्त बंद हो जाए। ठीक है, हम इसका फ्लेम अभी बंद कर रहे हैं। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, सूपी सी। हमने अब इसका, अच्छा, और जिन्होंने आलू गोश्त अच्छा बनाया होता है ना, उनके आलू गोश्त के शोरबे में जो टेस्ट होता है ना, वो ही बता देता है कि भाई दिल से बना हुआ है, बहुत मज़े का बना हुआ है। कुछ लोग तो नान के साथ आलू गोश्त खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो घर की रोटी को प्रेफर करते हैं उनको भी आलू गोश्त खाने का, तो खैर मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो चावलों पे डाल के भी खाती हूँ, मैं रोटी से भी खाती हूँ। चलें जी, आई थिंक इसको इसी में सर्व कर देना आप। हम इसी में सर्व कर दें आई थिंक सो। आप इसको किस में निकालेंगी, वो कैमरामैन दिखा देंगे ऊपर से जो हम इसको कढ़ाई में करे थे, अगर इसी में करना है तो हम इसी आप में कढ़ाई में कर लें, कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर तरी आ जाए, जब तक हम इसको ये लीजिए, कढ़ाई में सर्व कर देते हैं। और मुझे तो क्रॉकरी वैसे ही बड़ी पसंद है। इस तरह के बर्तन सर्विंग के लिए मौजूद हो तो बड़ा मज़ा आता है खाना पकाने का भी और सर्व करने का भी। ये देखें, चलिए, ऊपर देखें तरी आ गई है। ठीक है, अब हम पास हो गए। इसके ऊपर अगर आप इसको, अच्छा, कुछ लोग जो दिल से नहीं आलू गोश्त बनाते ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी आलू गोश्त के ऊपर एक तो ऑयल नहीं आता और बहुत गदला गदला सा आलू गोश्त बनता है कि वो शक्ल से ही मज़ा नहीं आता कि इसको खाया जाए। कलर देखें इसका, कितना प्यारा कलर आया है। सही कह रही हैं। अच्छा, इसमें अगर आप गरम मसाला पाउडर पहले से डाल देंगे कुक करते हुए तो इसका कलर ब्लैक हो जाए। वो एंड पे डालना है? एंड पे डालना है, वरना इसका पूरा कलर जो है वो आपका ब्लैक हो जाएगा। सही, आप इसको उठा के डालना है। सही, ऐसे, ये बात। ज़बरदस्त। और ये जो धुएं उठ रहे हैं ना, ये जनाब बता रहे हैं कि आज अफ्तार में हमें बहुत मज़ा आने वाला है। तरिश, वहाँ से आप मुझे अगर ग्रीन चिलीज पास कर दें प्लीज़। जी जी, ये लीजिए। चलिए, ज़बरदस्त, रेडी। चलें जी, हमारी दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हो गई हैं और अब हम उनको सर्व करेंगे। कैमरामैन प्लीज़ आप दिखाएं, आज जो हमने मेहनत की है ना, मेहनत तो वैसे सारी मायदा की है मेरे बिना मुझे नंबर खैर नहीं। आओ, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है अपने किचन्स में और अपना फीडबैक लाजमी देना है। और अगर आप फीडबैक हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल बोल के जायके देखिए, यूट्यूब पर मौजूद होगा। कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर जाकर अपना फीडबैक दीजिए। हम ज़रूर आपके फीडबैक को कंसिडर करेंगे। अगर कुछ बेहतरी के लिए बताना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और मुझे और मायदा को बोल के जायके से आपने इजाज़त देनी है। इंशाअल्लाह कल डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वापस चलते हैं मुदस्सिर इकबाल के पास। वेलकम बैक। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल और बोल के जायके में आज ज़बरदस्त किस्म के आलू गोश्त बना था, हमारी कॉमी डिश जो है नेशनल डिश, उसके बनने के बाद हम वापस आ चुके हैं। और जनाब अब हम कुछ मज़ीद चीज़ों की जानिब बढ़ेंगे। और कहा जाता है ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो रमज़ान के बाबरकत महीने में नाज़रीन मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा, इस्लामाबाद की नुमाइंदा माहपारा ज़मान आज हमें मिलवाने वाली हैं। कैसे घराने से जहां हजारों मुस्तहिक अफराद की इफ्तारी की तैयारियों का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। तो चलते हैं महापारा के पास। जी महापारा। जी बिल्कुल, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। हमने देखा कि शहर इक़्तिदार में पिछले
रोज़ में हमने मार्केट भी विज़िट की, हमने बहुत सी जगहों का विज़िट किया कि लोग अफ्तारी ख़रीद रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे घराने में मौजूद हूँ जो घरेलू बनी अशिया के साथ मुस्तक़िल लोगों की अफ्तारी करवाते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये अमल इन्होंने कब से शुरू किया और इस प्रोसेस में इनका जो है वो कितना बजट लगा या क्या हुआ। जी बहुत शुक्रिया जी आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का कि आपने हम लोगों को हमारे दस्तरखान को जो है वो इज़्ज़त बख्शी। तो ये सिलसिला तकरीबन हमने 2010 से इंतहाई एक महदूद से बजट से हम थोड़ी सी वो चीज़ बना के तो हमने इर्द गिर्द जो कुछ हमारे लोग होते थे तो उनको ये हमने गरीबों को रमज़ान का इफ्तारी का वो सिलसिला शुरू किया। फिर आस्ता आस्ता करते गए और फिर हमारे काफ़ी फैमिली के बुज़ुर्ग बहन भाई दोस्तों ने सारों ने हमारे साथ ताउन किया, जिसकी वजह से फिर हमारा ये दस्तरखान जो था ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से ये वसी होता गया जो है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दस्तरखान में 200 प्लस 300 प्लस मुख्तलिफ दिन के हिसाब से जो है, चूँकि मेन रोड है कभी आ जाते हैं, कभी लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कभी 200 प्लस तक जो थे ना वो लोग होते हैं। अब ये है थोड़ा सा कुछ चूँकि एक महंगाई का सिलसिला शुरू हो गया है और उस वजह से गरीब आदमी जो है वो आप यकीन माने कि जो लोग बेचारे आते हैं वो कहते हैं साहब हम रोज़े के अलावा भी जो है 24 घंटे में हम एक टाइम का खाना खाते हैं। और ये वाकई जो है वो इसमें कोई शक नहीं है, इतनी महंगाई है। और इस्लामाबाद के जो बेचारे इधर हमारे जो बाइकिया चलाने वाले हैं, कुछ जो हमारे गार्डन के आगे पीछे माली हैं CDA के जो बेचारे ट्यूबवेल के मुलाजम हैं आगे पीछे, और टैक्सियाँ चलाने वाले जो लोग हैं बेचारे, वो खाने का इतने उन्हें वो जो है वो महंगाई हो गई है कि वो कहते हैं जी हमसे बाहर खाना हमारी अफोर्डेबिलिटी से बहुत ज़्यादा ना वो बाहर हो गया। बहुत शुक्रिया सर। ख़तून हाना भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त अफ्तारी की तैयारी में मसरूफ़ हैं। मिस बताइएगा कि चूँकि घर की भी अफ्तारी बनानी होती है तो आप इन चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर रही हैं? जी मेरे पास एक लड़का है, एक शेफ़ है, वो इस खाने को तो वही बनाता है। इस टाइम में अपने बच्चों के लिए थोड़ी स्नैक्स वगैरह वो बनाती हूँ। सारी इसकी सुपरविजन मुझे करनी होती है कि इसको कितने मसाले डालना है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को मैं मैनेज करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो बहुत आसान था, लेकिन इस साल जो है हमें महंगाई ने बहुत ज़्यादा हमारी कमर तोड़ी है, क्योंकि हम पहले बॉक्सेस देते थे, उसमें समोसे पकोड़ा जलेबी वगैरह, साथ सालन रोटी खजूर और शरबत हमारा मेन्यू होता था। और हमारे मतलब 3 चीज़ें दस्तरखान पे बनती हैं, एक गोश्त, एक कोफ्ते और एक चिकन। लेकिन इस दफ़ा हमें अपना वो बॉक्स जो है वो कट डाउन करना पड़ा, क्योंकि उसकी कास्ट हमारी जेब में नहीं आ रही थी। तो इस वजह से अभी हमारा सालन रोटी फ्रूट्स, हम जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो हम सर्व करते हैं। तो हमारी हुक्मरान से यही है कि एटलीस्ट गरीबों के लिए थोड़ा सा रमज़ान पैकेज दिया जाए, क्योंकि अब हमें एक दिन की कास्ट जो है 15 से 20 हज़ार रुपये डेली की हमें पड़ती है। तो इस वजह से हमारे लिए बड़ा इस साल बहुत मुश्किल हुआ है। तो उम्मीद है कि हमारे कुछ हुक्मरान महंगाई में कमी करें, ताकि गरीब इंसान के लिए अपना रोज़ा अफ्तार करना, इबादत करना उसके लिए आसान हो। जी बिल्कुल, 200 से ज़ायद अफराद की ये अफ्तारी करवा रहे हैं और घरेलू खाना बनाते हैं और उस बातें, लेकिन साथ ही साथ महंगाई के बायस परेशान भी हैं कि पहले जो है वो दस्तरखान में ज़्यादा चीज़ें होती थी और एक गरीब आदमी जो कि पूरा साल इंतज़ार करता है कि रमज़ान आएगा और वो मुख्तलिफ़ चीज़ें उसको टेस्ट करने को मिलेंगी, तो वो उसको परेशानी का सामना है। और यही है कि महंगाई के बायस इन्होंने भी दस्तरखान जो है वो उसको थोड़ा सा कम किया है और लो बजट में ये चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मापारा ज़मान, आप बता रहे थे मुस्तक़िल अफराद के लिए जनाब तैयारियां की जा रही हैं और हर जगह पे। और रमज़ान मुबारक में एक बात बड़ी अच्छी मापारा ज़माने की कि लोग इंतज़ार में होते हैं कि इफ्तार में वो कुछ चीज़ें भी खाने को मिलेंगी जो शायद पूरा साल वो तस्वुर भी नहीं करती। ये भी अल्लाह ताला ने एक पूरा सिस्टम बना रखा है। गोश्त भी हमने तस्वुर नहीं किया कि रमज़ान में मिलेगा, भी मिल रहा है आजकल। बिल्कुल मिल रहा है और मैं तो इस हक में हूँ कि ठीक है, जिसको जो और जो खिलाना चाह रहा है अगर उसको एतराज़ नहीं है तो आपको भी नहीं होना चाहिए। खैर एक चीज़ और है मुदस्सिर, जिसके बगैर रमज़ान में ना हमारा दस्तरखान बिल्कुल अधूरा लगता है, और वो है फ्रूट चाट। गो के फल जो है वो गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो चुके हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि केला तकरीबन 300 रुपये दर्जन मिलता रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि फैसलाबाद में रोज़ादार अपने लिए और घर वालों के लिए बाजार से तैयार शुदा फ्रूट चाट पसंद करते हैं। दुकानों पर ख़रीदारों का रश रहता है। हम बात करेंगे ब्यूरो हेड फैसलाबाद गुलाम दस्तगीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम दस्तगीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के दौरान
अफ्तार के औकात में फ्रूट चाट जो है वो दस्तरखान की लाजमी ज़ीनत बन जाती है। यही वजह है कि हमने देखा है कि शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ पर ना सिर्फ समोसे और पकौड़ों के स्टॉल लग जाते हैं, वहीं पर जो फ्रूट चाट के स्टॉल्स हैं, दुकानें हैं, वहाँ पर भी खुसूसी इंतज़ामात कर लिए जाते हैं। शहरी जो हैं दिन भर काम में मसरूफ़ रहने के बाद जो है घर में हमने देखा है कि फ्रूट चाट तैयार कर लेते हैं, लेकिन बेशतर शहरी जो हैं वो तैयार शुदा जो फ्रूट चाट है वो ख़रीदने जो है दुकानों पे पहुंचते हैं। हमने देखा है कि फैसलाबाद में सिविल अस्पताल के बिलमुकाबल जो दुकान बनी हुई है वहाँ फ्रूट चाट जो है बड़ी तादाद में तैयार कर ली जाती है, जहाँ पर शहरी आते हैं और पार्सल लेके जाते हैं। फ्रूट चाट में मुख्तलिफ़ फ्रूट जिसमें आप केला है, सेब है, खजूर है, तरह तरह के फल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं और रोज़ादारों की कोशिश होती है कि वो यहाँ से फ्रूट चाट लेके जाएं और अपने दस्तरखान की ज़ीनत बनाएं। मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये बताइएगा कि कौन कौन सी फ्रूट चाट आपके पास दस्तयाब है, कौन कौन सा फल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे पास ओवरऑल फ्रूट चाट, क्रीम चाट, फ्रूट चाट चटपटी होती है, क्रीम चाट मीठी होती है, दोनों अवेलेबल होती हैं। और इसमें हम कुछ लोग जो बीमार हों, कुछ मसाला भी पसंद नहीं करते, मीठा भी पसंद नहीं करते, उनके लिए हम फ्रेश फ्रूट काट के भी दे सकते हैं। उसको हम इंग्लिश चाट बोलते हैं, उसमें फ्रेश फ्रूट होता है। इसमें ज़्यादातर सेब और केला और पपाया ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाकी जो सीजनल फ्रूट होते हैं, आजकल स्ट्रॉबेरी आ रही है, कीवी हम मंगवाते हैं। कीवी पाकिस्तान का फ्रूट नहीं है, ये बाहर से आता है। ये 12 महीने तकरीबन हमारे पास अवेलेबल। रमज़ान मुबारक में खुसूसी इंतज़ाम इफ्तार के लिए क्या होते हैं आपके पास फ्रूट चाट? ये खुसूसी इंतज़ाम यही होता है कि हम ऑलरेडी इसको तैयार करके 1-2 घंटे पहले फ्रीज़ करते हैं ताकि अफ्तार में अच्छा फ़ील हो किसी को। इसको फ्रीज़ करते हैं और लोगों के लिए आसानी भी हो कि वेट ना करना पड़े उनको। माशाल्लाह रश होता है, लोग लेते हैं अफ्तारी के लिए, दस्तरखान सजाते हैं अपने मेहमानों के लिए, अफ्तारी के लिए। गुलाम दस्तगीर हमें आगस्लाबाद से, और एक बड़ा अहम मामला सेहत के शोबे के हवाले से बात करें तो अद्वियात की बर वक्त फराहमी ना होने के बायस हम देखते हैं हर साल इंसानी जानें ज़ाया होती है। और ख़ास तौर पर अगर सिंध की बात करें तो यहाँ पर आवारा कुत्तों की भरमार है और वैक्सीन ना होने के बाद शहरियों को मज़ीद तकलीफ उठानी पड़ती है। लेकिन अब एक अच्छी खबर और खुशी की बात यह है कि डाउ यूनिवर्सिटी ने कुत्ते के काटने की एंटी रेबीज़ वैक्सीन डाउ रैब तैयार कर लिया और डाउ इंतजामिया के मुताबिक एंटी रेबीज़ वैक्सीन एक फ़ोन कॉल पर मुतासरा मरीजों तक पहुँचाई भी जा सकती है। बेहतरीन इब्तदाई तौर पर यह सर्विस सिंध भर में शुरू की गई है, बाद में से मुल्क भर में मुतारिफ करवाया जाएगा। एंटी रेबीज़ और ये जो डाउ रैब है आलमी मयार की वैक्सीन है, जिसे आलमी इदारा सेहत की जानिब से भी तस्दीक इसकी कर दी गई है। और इसी सारी टीम में जिन्होंने ये तैयार की है वैक्सीन, उसी में शामिल हैं डॉक्टर इजहार जो कि इस वक्त में ज्वाइन भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको मैं मुबारकबाद दूंगी क्योंकि कई ऐसी इंसानी जानें जो कि हम ज़िया होती देखते हैं, सिर्फ रेबीज़ की वैक्सीन उनको ना मिले तो उनकी जान चली जाती है। तो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मुझे बताइएगा ये किस तरह मुमकिन हुआ? वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका इस सिलसिले से प्रोग्राम करने का और न्यूज़ को ब्रेक करने का। ये काम हकीकतन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कि ये काम जो है वो शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह इसके अंदर बतदरीज इर्तिकाई सफ़र जारी रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ हम मुसलसल ये एंटी रेबीज़ की जितनी भी वैक्सीन है वो देख रहे थे, हम इंपोर्ट कर रहे थे हमसाया मुल्क से भी। अब क्या ये बहुत महंगी थी, इसकी लागत में को बहुत ज़्यादा ऐसा इजाफा हुआ, या एक नॉर्मल वैक्सीन है जो यहाँ तैयार पहले भी की जा सकती थी जो अब डाउ ने ये काम कर दिया है? देखिए, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इस बात को कंसिडर करने की ज़रूरत है, इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि वैक्सीन, सीरा और ब्लड प्रोडक्ट्स ये वो एरिया है जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। अच्छा। रिस्क बहुत हाई है और इसके अंदर प्रॉफिट जो है बहुत कम है। सही। तो इसलिए इसमें अक्सर लोग जो हैं कारोबारी हजरात वो इसमें शामिल नहीं होते। डाउ में और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन से और खुसूसन डॉक्टर सईद कुरैशी के विजन के वजह से ये बात जो है ना वो मुमकिन हुई है। हम इस वक्त चाइना के इश्तराक से ये वैक्सीन यहाँ पर बना रहे हैं। इस वक्त बल्क जो है हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे लोकल उसको फिनिश कर रहे हैं और फॉर्म कर और उसको
लेफ्टलाइज कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि किस तरह से ये लोगों को मतलब अवेलेबल होगी? एक फ़ोन कॉल तो बताया जा रहा है, कोई नंबर भी है जो कि आप लोगों ने मुतारिफ करवाया है स्पेसिफिक, जिस पर कॉल करेंगे? किस तरह डिलीवर होगी? कोई राइडर जाएगा? सरकारी ये नंबर जो है ना, हम आपको इसका अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है मुल्लन फिफ्थ, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है और जाहिर है कि उनको भी इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है उनकी भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है और उनका नंबर जो है हम अखबार में भी शेयर कर लेंगे और उनका जो लैंड नंबर है उसके ऊपर उनका पूरा नेटवर्क सिंध के अंदर और पाकिस्तान में है, लेकिन इब्तिदा में हम सिंध में इसको अवेलेबल करवा रहे हैं और उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में होगा। उनका नंबर जो है हम शेयर कर लेंगे अखबार के जरिए ताकि तो लोगों को पता चल जाए, पता भी चल जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सिंध की अगर हम बात करें तो ये सालाना बुनियाद पर कितनी वैक्सीन की ज़रूरत हमें माजी में रही है और अब आप कितनी वैक्सीन तैयार कर सकते हैं? और इसी तरह से अगर डाटा की बात करें पूरे पाकिस्तान में कितनी ज़रूरत? देखिए, इब्तिदा में तो आपको बताया कि इब्तिदा में तो आप जो शुरू हमने किया है तो हमने अभी तकरीबन कोई 30,000 वैक्सीन जो है ना, 29,000 वैक्सीन जो है ना हमने दी हैं। लेकिन उसके बाद जो है ना मजीद वैक्सीन जो है ना वो तकरीबन कोई 60,000 वैक्सीन जो है वो मई में हम मार्केट में और ले आएंगे और उसके बाद फिर ये साइकिल जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से कि डिमांड आएगी और जिस तरह से कंजम्पशन होगी तो हम उसको अवेलेबल करवाएंगे। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा नंबर है कि 30,000 60,000 जहाँ तक। जी डॉक्टर साहब जी, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक तो क्वालिटी जो है ना हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो फिनिश्ड वैक्सीन जब आती है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है और जो उसकी फिर अवेलेबिलिटी जो है वो भी इतनी बरकरार नहीं रहती। हमारा काम ये है कि हम चाह रहे हैं कि हम इब्तिदा में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी जो है, वैक्सीन की मौजूदगी जो है, वैक्सीन का हर जगह पे मौजूद होना जो है उसको हम हर तरह से मुमकिन बना सकें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि ये क्या बहुत ज़्यादा केसेस हमारे यहाँ इतने हैं कि इसकी इतनी बड़ी, आप जो 60,001 और 30,001 की बात करें तो बहुत बड़ी तादाद है वैक्सीन के नंबर्स में। देखिए, क्या केसेस भी एक शख्स को जो वैक्सीन लगती है तो आप समझेंगे 30,000 की हम बात कर रहे हैं वैक्सीन की। तो इसको आप 5 से तकसीम कर दें तो आपको 6,000 मरीजों के लिए वैक्सीन हो गई, क्योंकि वुमेन जो है ना वो एक वैक्सीन जो एक शख्स को 5 कम से कम 5 वैक्सीन के वाइल्स जो हैं वो लगते हैं। जबरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर इजहार, हेड्स ऑफ टू यू। बड़ी अच्छी काविश है जो आप लोगों ने की है और बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, आप खुद कह रहे हैं, लेकिन चलें अभी भी जितने भी जो लोगों की जान बचाई जा सके इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और लोकली तैयार करने में ये बड़ा ज़बरदस्त है। और आज के प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल और सहर ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।